नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है, बहुत मस्ती से कर रहे होंगे, राइट? तो देखिएगा जब हम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चलते हैं या बिगिनर्स होते हैं या तैयारी थोड़ा कर चुके होते हैं, असफल हो जाते हैं या फिर और बहुत सारी ऐसी समस्याएँ होती हैं कि हमारा टॉपिक जो क्लियर नहीं हो पाता, तो उसकी वजह क्या है? उसकी जानने की तैयारी क्या है देखिएगा। जैसे-जैसे हम किसी मकान को बनाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है उसकी नींव को मजबूत करना। और किसी मकान की नींव हो या किसी पिक्चर की स्क्रिप्ट हो या किसी की भी कहानी क्यों ना हो, इतनी मजबूत अगर उसकी नींव नहीं होगी तो वो हिलोरे लेके गिर जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि नींव को मजबूत करना। ऐसे ही यूपीएससी की जर्नी में जब तक आप किसी टॉपिक के प्रति समझ विकसित बेहतर नहीं कर पाएँगे, तब तक आप ये मान के चलें कि उसके कुछ ना कुछ डायमेंशन आप छोड़ते हुए चले जाएँगे। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर ज़रूरी होती है कि एनसीईआरटी कमांड होना। क्यों? ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन हम टू द पॉइंट बात करेंगे। आज की एनसीईआरटी पढ़नी कैसे चाहिए और एनसीईआरटी में से क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों? क्योंकि आपको भी जानकारी है कि एनसीईआरटी आईएएस, पीसीएस के लिए नहीं बनी हुई है। एनसीईआरटी एक बेसिक वो उस बच्चे के लिए बनी हुई है, जो कहीं न कहीं उसे आस-पास के एनवायरमेंटल से, सोशियोलॉजी से या फिर बाकी सोसाइटी के साथ में, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से एक अवेयर कराती है। लेकिन उस अवेयर होने की वजह से वो आगे कैसे बढ़ पाता है, इसके बारे में ये पूरी कहानी बहुत ज़रूरी होती है। तो आइएगा चर्चा कर लेते हैं कि एनसीईआरटी का रोल क्या होता है। तो आपको पता होगा कि अभी एलबीआईएस पे मात्र ₹900 में 10 जून से क्या हो रहा है, बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम प्रीलिम्स के साथ, मेंस के साथ टॉपिक को लिंक करते हुए पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। लेकिन इस ये जॉइन करना क्यों ज़रूरी है? आप मेरे साथ ही क्यों जुड़े? इसके पीछे बहुत लॉजिक हो सकते हैं। एनसीईआरटी को एक प्रकार से लोगों ने हौवा बना रखा है, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी ये करना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा अगर शैतानी कर रहा होता है, तो हम उससे हमेशा कहते हैं बेटा ये मत करो, लेकिन उससे ये नहीं कहते कि ये करना चाहिए। उसकी वजह यही है कि हमें यही नहीं पता कि सही क्या, गलत क्या है। तो जिन बच्चों ने अभी जॉइन नहीं किया है, आपको करना कुछ नहीं है, एलवीआईएस पे जाना है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मात्र ₹900 में 10 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग डिक्लेयर हम लोग कर देंगे। इसके बाद सीट भी खत्म हो सकती हैं, सीट लिमिटेड है इसलिए ध्यान रखना। या इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं क्योंकि मैं डायरेक्टली आप लोगों इसके टच में डायरेक्टली से काम कर रहा हूँ, राइट? आइएगा, एनसीईआरटी का क्या रोल है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 2023 के प्रीलिम्स के पेपर को अगर हम लोग देखें, तो इस पेपर ने सबकी आँखों में ध्यान रखना अंधेरा पैदा कर दिया, मन में बेचैनी पैदा कर दी, दिल-दिमाग को ख़त्म कर दिया कि पेपर का प्रश्न कहाँ से आया। ये बहुत सारी ऐसी रील चल रही हैं कि पेपर कहाँ से आया, मंगल ग्रह से आया, बुध ग्रह से आया या इवन बहुत सारे ऐसे ध्यान रखना हम उसे देख के उत्साहित हो रहे हैं। हाँ, वाक़ई में हमारी गलती नहीं है, यूपीएससी की गलती है देखिएगा। इसमें से भी कुछ विद्यार्थी तो पास होंगे ना, ये श्योर है। लेकिन जो यूपीएससी का रियल एस्पिरेंट है ध्यान रखना, वो इस दुनिया से बहुत दूर रहता है। आपको अपनी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, जिस भीड़ का लक्ष्य तो है, लेकिन लक्ष्य में ताकत नहीं है। लक्ष्य में ताकत होना है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है आपको उस भीड़ से अलग रहना है, जो भीड़ जो है हतोत्साहित की बात करती है, नेगेटिव की बात करती है। हमारी गलती नहीं थी, हमने पढ़ाई पूरी करी लेकिन पेपर बाहर से आ गया। अब मतलब हमने अपना ठीक रहा, किसी और के सर फोड़ दिया। लेकिन इस बार देखा जाए मेजर जो सोर्स जहाँ से यूपीएससी के प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इंडिया ईयर बुक से देखने को मिले हैं, जहाँ पे 12 क्वेश्चन जो है इंडिया की ईयर बुक से हैं। जो प्रत्येक वर्ष जो है इंडिया बुक आती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसने इंडिया ईयर बुक को कंप्लीटली पढ़ा होगा। अगर 12 क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं और एक किताब से मिल रहे हैं, तो ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं सोचिएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने चंद लम्हों में खुशियों में बाँट डाली अपनी तन्हाइयाँ, किसी से समरी लेके 1-2 पेज की पढ़ डाला, उसमें लिखा तक क्या था, जो उसको पता था उसने वही लिखा था। इसलिए हमें एक डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है तैयारी करते समय। गवर्नमेंट जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पे 36 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे वो एक एनवायरमेंटल की वेबसाइट हो, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो, चाहे होम मिनिस्ट्री की हो, फॉरेन मिनिस्ट्री की हो, कोई भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की हो, कोई मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो, वहाँ पे होने वाले चेंजिंग से ध्यान रखना, 36 क्वेश्चन देखने को वहाँ से मिल रहे हैं देखिएगा। मैं आपको टर्न पॉइंट बता दूँगा कहाँ कौन-कौन से पेज से प्रश्न आए हैं ये बताऊँगा आपको देखना। उसके बाद न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ से करंट अफ़ेयर के एस्पेक्ट में देखा जाए, तो यहाँ 19 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिले। और जो अगला पिलर है जिसको हम लोग बेसिक या नींव कहते हैं एनसीईआरटी, लगभग ये सामान्यतः 20 से 25 प्रश्न देखने को डायरेक्टली यहाँ से आए हैं। मैं आपको पेज बाय पेज करके यहाँ डिफाइन करा दूँगा, यहाँ से प्रश्न आया देखिएगा।
उसके बाद पीआईबी, जिसको पब्लिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से हम लोग जानते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिले, तो यानी ये सोर्स है जहाँ से प्रश्न आए हैं। बाकी चाहे पीटी 365 हो, या वो किसी के रामबाण नोट्स हो, या किसी के 500 क्वेश्चनों की सीरीज हो, या किसी के ध्यान रखना ये धुरंधर ध्यान रखना वो हो, सब स्वाहा हो गए, सब जल के भस्म हो गए। देखिए इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम ऑथेंटिक सोर्स नहीं पढ़ते हैं। आज के इस तत्कालीन तकनीकी भरे दौर में ध्यान रखना, अपने आप के कर्मों की जो आहुति है वो हम स्वाहा में लगा रहे हैं, बल्ले बल्ले करने में, दूसरे की रील देखने में लगा रहे हैं, वहाँ प्रणाम करने में लगा रहे हैं, आनंद में लगा रहे हैं, लेकिन हमें ऑथेंटिक सोर्स ध्यान रखना पढ़ाई नहीं हमने। अच्छा बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑथेंटिक सोर्स ये पढ़ा? बहुत सारे होंगे जिसने कंप्लीटली 1 साल तक मैगजीन पढ़ी हो, 1 साल तक न्यूज़पेपर पढ़ा हो। बहुत सारे एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं पढ़ी होगी, बहुत सारों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं देखा होगा। इंडिया ईयर बुक तो बहुत लोगों ने कंप्लीटली पढ़ा ही नहीं होगा, देखिएगा। तो ये ऐसे सोर्स है जहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एग्रीकल्चर के प्रश्नों के साथ अगर हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न मिला लें, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 सेशनल इतने हैं इस बार। 14 क्वेश्चन यहाँ से, 17 क्वेश्चन यहाँ से, यानी 31 क्वेश्चन अकेले इन 2 पॉइंटों, क्योंकि ज्योग्राफी का ही पार्ट इन्वायरमेंटल है। लेकिन क्या था, ये मॉडरेट थे, और ये ध्यान रखना डिफिकल्ट थे, ध्यान रखना ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो अभी जी का तो लेवल नहीं बन रहा। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, 17 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो मॉडरेट थे, नॉर्मली कर सकते थे। हिस्ट्री के क्वेश्चन ध्यान रखना टफ भी थे, डिफिकल्ट थे, बहुत ज्यादा इजी नहीं थे, मॉडरेट थे, लेकर टफ थे, ना कि इजी थे, ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे करंट अफेयर की बात करेंगे तो 14 क्वेश्चन देखने को मिले, ये मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, जो अच्छे अच्छे से हिले नहीं, ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे पॉलिटी गवर्नेंस की बात करेंगे तो ये मॉडरेट थे, ध्यान रख, लेकिन प्रश्न के घुमावदार थे, प्रश्न के पूछने का तरीका अलग था। तो ऐसे ही ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपको 2024 देना है, 2025 देना है, 2026 देना है, पीसीएस देना है, आईएएस देना है, कोई भी एग्जाम देना है, जरूरत है आपकी मजबूत नींव की। तो मजबूत नींव करने के लिए आप इसको ध्यान रखना ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। आइएगा हम समझते हैं कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हम ज्योग्राफी की एस्पेक्ट में बात करें, तो क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी आपको देखने को मिल रही हो। इसके अंतर्गत ये कंटेंट है, ये वाला ज्योग्राफी का, द अर्थ अवर हैबिटेट, यानी सोशल साइंस की ध्यान रखना यहाँ पे क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी। इसमें ये टॉपिक है 8। क्या ये 8 टॉपिक यूपीएससी के लिए बने हैं? अगर एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए होती, हर व्यक्ति यूपीएससी एनसीईआरटी को पेज टू पेज, कवर टू कवर, वर्ड टू वर्ड पढ़ के रट डालता और बोलता ये वाला प्रश्न यहाँ से आएगा, लेकिन नहीं ना। उसके घुमावदार प्रश्नों से हमें परिपक्व होना है, तो इसलिए यहाँ पे टॉपिक जो है 8 टॉपिक हैं। लेकिन क्या ये 8 के 8 टॉपिक हमारी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है? सिलेबस है इसमें? नहीं है। इसीलिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सिर्फ 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आपको कवर करने हैं अच्छे से, ताकि इनको ब्रीफिंग तरीके से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ विशेष फोकस देना है, जिनके नोट्स बनने चाहिए, जिनको हमें बार बार रिविजन करना चाहिए, जिनके हमें पीवाईक्यू या मेंस आंसर राइटिंग करनी चाहिए। लेकिन इन सबकी करोगे तो सोचो, एक क्लास को पढ़ने में 1 साल लगेगा, 6 साल पढ़ने में 6 साल लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना ना हमको। इसीलिए द अर्थ इन द पास्ट सोलर सिस्टम को पढ़ना है, ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा क्या पढ़ना है, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट है, ये विल्ड वाइफ है, इसको हमें देखना है। और ये 3 टॉपिक जो है ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। बाकी जो चीजें हैं, मेजर डोमिनियन ऑन अर्थ, मेजर लैंड फॉर्म इन द अर्थ, ये अवर कंट्री ऑफ इंडिया, ये बेसिक बातें हैं जो हर किसी के पास होती हैं, इसको इतना नहीं करना है। तो क्लास नंबर 6 में से हमें 3 पॉइंट निकालना पड़ रहा है। क्लास नंबर 7 में चलेंगे तो ये आपके पास टॉपिक है, क्लास नंबर 7 की एनसीईआरटी ये रही, देखिएगा। इसके पास आपको 11 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। इस 11 टॉपिक में से सिर्फ हमें यहाँ पे 4 टॉपिक कवर करने हैं। देख रहे हो ना कितना? फिर इन पे इन्हीं के नोट्स बनेंगे, इन्हीं को रिवीजन किया जाएगा, इन्हीं को आप पीवाई को लगाएंगे। तो रामायण पढ़ने से, स्टोरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं, हर किसी को पता है पालमपुर की स्टोरी क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट की स्टोरी क्या है, हर कोई जानता है कि गरीबी भुखमरी ये क्या होती है ना। यहाँ से क्लास नंबर 8 की बात करेंगे तो क्लास नंबर 8 में ये टॉपिक है 6, लेकिन कवर कितने करने? ओनली 3 टॉपिक कवर करने, देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ क्लास नंबर 8 की एनसीईआरटी से क्या कवर करना है, क्या छोड़ना है। ये सब हम सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे, देखिए बड़ा मजा आ जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एनसीईआरटी आपने कभी ना ऐसी पढ़ी होगी, ना देखी होगी, ना सुनी होगी, ना नोट्स मिले होंगे, चैलेंज है। यहाँ पे ये आपके टॉपिक है क्लास नंबर 9 की एनसीईआरटी में, ये आपको पढ़ना है। क्लास नंबर 10th में जाएंगे तो ये आपके पास 10th की एनसीईआरटी ये रही। आपके पास टॉपिक कितने हैं? 11 टॉपिक हैं। 11 में से इंपॉर्टेंट कितने हैं? ओनली 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कवर करने, देखिए। क्लास नंबर 11th में जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, देखिएगा। इस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में से भी तुम्हें क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास यहाँ यूनिट में डाल रखा, यूनिट नंबर ध्यान रखना किसमें है, यूनिट नंबर कितनी है? 6 यूनिट है।
और ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि जीएस 1 पेपर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। जीएस 1 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफिकल फ्रोमिया है, सच दैट्स टुसामी है, अर्थक्वेक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें कवर कौन सी करनी है? यूनिट नंबर 3, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करनी है। फर्स्ट को भी ध्यान रखना, यहाँ पे इतना कवर करने की ध्यान रखना, डिफाइन नहीं करना है। तो यानी एक यूनिट को हमने यहाँ भी छोड़ दिया, लेकिन 4 यूनिट जो है हमें यहाँ बड़े अच्छे से पढ़नी है। ज्योग्राफी क्लास नंबर 11th की, क्लास नंबर 11th में 12th में 2 किताब आती हैं। तो 11th की सेकंड किताब जो होती है वो इंडियन फिजिकल एनवायरमेंटल की है। इसमें 11 टॉपिक हैं, लेकिन पढ़ने कितने? हमको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, जो एग्जाम के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ इसमें दे रखे हैं। ठीक है, क्लास नंबर 12th में जाएंगे तो 12th में यहाँ पे 10 टॉपिक हैं। और ये ध्यान रखना, जीएस 1 के लिए ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसके बाद यहाँ पे कितने टॉपिक पढ़ने हैं? हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं, यानी 10 में से 4 पढ़ने हैं। इससे क्या हो रहा है? एक बेस्ट डायरेक्शन मिल रही है, हमें ये फोकस करना है। हमको वही मिल जाए जो हमें पढ़ना है, तो फिर वो छूट जाएगा जो नहीं पढ़ना। नहीं तो उसको भी पढ़ के आप दिमाग में रख लोगे। दिमाग एक गेंद है, अगर वो बेकार से भर जाएगी तो सही कैसे जाएगा? क्लास नंबर अगर 12th में देखेंगे तो 12th की किताब में अगर फर्स्ट किताब देखा जाए तो यहाँ जीएस 1 के लिए कवर करती है। इसमें देखा जाए यूनिट नंबर यहाँ पे 5 यूनिट दे रखी हैं, लेकिन हमें इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कौन कौन से पढ़ने हैं, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ से कवर करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बड़ी निखारता के साथ मैंने यहाँ सजाया है। इकोनॉमी के एस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे, देखो इकोनॉमी के एस्पेक्ट में क्लास नंबर 9 से इकोनॉमी स्टार्ट होती है। इकोनॉमी में ये टॉपिक हैं इसके, लेकिन कवर हमें क्या करने हैं? ओनली 3 से 4 टॉपिक कवर करने हैं। देख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहे, 3 टॉपिक कवर करने हैं, बाकी कवर भी नहीं करने हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट? जीएस 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। किस सापेक्ष में इंपॉर्टेंट है? लिखा है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के एंड बेसिक रिलेटेड जितनी प्लानिंग है उसके लिए, यहाँ से चीज़ें सीख जाएंगे ये वाली। तो यहाँ मैंने ये भी डिफाइन कर दिया कि हमें कौन कौन से टॉपिक पर हमें कमांड करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। क्लास नंबर 10th की एनसीईआरटी देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमी की। ये इकोनॉमी की 10th एनसीईआरटी जीएस 3 से ही लिंक हो रही है डायरेक्टली। ये हमें सीखेंगे, ये चैप्टर दे रखे हैं और हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहे, तो 3 टॉपिक ये रहे और एक टॉपिक ये रहा, यानी हमें 4 टॉपिक को कवर करना है। मनी एंड क्रेडिट, कंज्यूमर राइट्स एंड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। यानी हमने बार कहाँ करा? जो हमें पढ़ना है। बार जो करा उसको छोड़ दिया। यहाँ से क्लास नंबर अगर 11 देखेंगे तो ये देखिएगा 11 की एनसीईआरटी में इतने टॉपिक हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें यहाँ पे 4 टॉपिकों 5 टॉपिकों पर कमांड करनी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रही क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी। 12 के पॉलिटी में देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटी के सापेक्ष में अगर देखा है क्लास नंबर 9 के एनसीईआरटी में, यहाँ पे पॉलिटिक्स से डेमोक्रेटिक क्लास नंबर 9 के एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक चीज़ें 6, 7, 8 से आप रेडी कर सकते हैं, बस क्लास नंबर 9 से ये अच्छी हैं। लेकिन इसमें टॉपिक कितने हैं? 6 टॉपिक हैं, लेकिन रेडी कितने करने हैं? 3 टॉपिक देख लीजिएगा। ये 3 टॉपिक है हमें एनसीईआरटी से रेडी करने हैं। तो जब तुम्हें एक रास्ता मिलेगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ रास्ता मिलेगा, हमें क्या पढ़ना उसके नोट्स मिलेंगे, डिस्कशन किया जाएगा, डिबेट की जाएगी, आंसर राइटिंग की जाएगी, मेन मेन नोट्सों को कंपाइलेशन किया जाएगा। तो सोचिएगा एक किसी टॉपिक पर डेप्थ नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो आने वाले प्रश्न में चाहे वो कोई स्टेटमेंट से आए, चाहे वो वहाँ से एलिमिनेट करके आए, आप आराम से टैकल कर पाएंगे। प्रश्न तो किसी विषय से ही आए ना, लेकिन घुमावदार क्यों आए? क्योंकि आपको लगा इस बार एलिमिनेट नहीं कर पाए इसलिए कथन से दे दी तो हम घबरा गए। ऐसा नहीं करना हमें। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लास नंबर 10th की एनसीईआरटी से ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस 2 के लिए दिखा डायरेक्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, उसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम दे रखा है, वहाँ मिल जाएगी आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। उसके बाद यहाँ पे क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये रही क्लास नंबर 12 की आंसर, ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ रहे हो ना? ये रही, ध्यान रखना, क्लास नंबर पॉलिटिकल साइंस 12 की ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 टॉपिक ओनली। ये सोसाइटी की भी बात करेंगे, सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में हम पूरा कवर करेंगे। पॉलिटी की एनसीईआरटी को भी इस तरह से कवर करेंगे, इकोनॉमी की एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, सोसाइटी की एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, यहाँ से साइंस की एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। उसके साथ इसमें इन्वायरमेंटल का पार्ट भी देखेंगे। इन सबको मिला के ध्यान रखना, ये हम इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा कैसे पढ़ना, ऊपर से हम किस तरीके से लिंक करेंगे ये भी जानने का प्रयास करें। जैसे क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी में अगर आप देखें, देखो मैंने बताया 6 की एनसीईआरटी में ये पहला टॉपिक है, यहाँ से डायवर्सिटी, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा लोकल गवर्नमेंट, चौथा आजीविका। ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारे लिए। 3 टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे लिंक करना है ये भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम में रोल है इसका, नहीं है।
तो हमने इंटरलिंक कर लिया जीएस के फर्स्ट पॉइंट से, यूनिट नंबर 6 से ये टॉपिक डायरेक्टली लिंक हो रहा है, देख लीजिएगा। आपको ज्ञात होगा कि जीएस के फर्स्ट पेपर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 11 यूनिट 12 यूनिट दे रखा है, और अगर 12 यूनिट यहाँ दे रखा है तो 12 में तो 6 यूनिट में डायरेक्टली हिट हो रहा है टॉपिक। जीएस के फर्स्ट में 9 यूनिट में हिट हो रहा है, जीएस के 2 में यूनिट नंबर 1 में। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो लगभग 12 यूनिट पहले में है, 15-16 सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में 15-16 के आसपास यूनिट है, फोर्थ में भी यही, तो कुल मिला के 50 यूनिट बन जाती हैं। और एक एक करके लिंक कर लें उस टॉपिक के साथ तो कितना मजा आ जाएगा। फिर इसके साथ हम ये भी जान लेंगे कि मेंस में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखो, अगर हम देखें तो मेंस में इसी टॉपिक से यही प्रश्न आया 2020-19 में। देखो मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर में यही प्रश्न कब आया, 2015 में आया है इसी से। यहाँ से प्रश्न कब, ये भी प्रश्न आया है 2020 में, प्रश्न आया 2000 यहाँ पे 20 में प्रश्न आया है। यानी इसी टॉपिक से मेंस में भी कैसे कैसे प्रश्न बने हैं देखने के लिए हम वो भी लिंक कर लेंगे, देख लीजिएगा। तो यहाँ आपको एक चीज देखने को मिल रहेगी। अब यहाँ पे जीएस 2 के पेपर में नंबर 2, ये देखो लिंक हो रहा टॉपिक नंबर 2। तो जब तक चीज़ों को तुम इंटरलिंक करके नहीं पढ़ोगे, एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे, डेप्थ नहीं पढ़ोगे, तब तक आप यही खेल खेलते रहोगे कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया और दिमाग में कुछ है ही नहीं। इसीलिए आपको लगता है कि एनसीईआरटी जो बैच है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, कि आपके सामने ये पूरी पिक्चर बनाई जा रही है, ध्यान रखना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप निसंदेह आप इस बैच को डाउनलोड एलवीआई को डाउनलोड करके इसको परचेज कर सकते हैं। लिमिटेड सीट है, अगर वो भर जाएंगी तो क्लोज कर दिया जाएगा। और 10 जून से ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है। आपको डेमो भी एलवीआईएस के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, इसलिए निसंकोच करके इसको डाउनलोड करके इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको लगे पेपर कितना ही टफ आ जाए लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो फिर भी आप पासिंग कैटेगरी के कट ऑफ पार कर जाएंगे। यही आपके लिए ध्यान रखना एक संदेश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।